हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप हमारा ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप इसे ले सकते हैं। अभी अगर आप इसको लेते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट ऑफर 7 जुलाई 2021 तक 11 PM तक रहेगा। तो जिन बच्चों को ई बुक चाहिए आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस ई बुक के अंदर आपको 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में इसमें आपको वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की, फाउंडर्स नेम, लिब्रो ऑफिस की शॉर्टकट की जिसमें लिब्रो ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क शामिल है। आप कह सकते हैं कि ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस ई बुक में मिल जाएगा, जिसे आप अभी 30% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। आपको कैसे लेना है तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ई बुक आ जाएगा और फिर आपको वहाँ पर बाय करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। इसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी आपको भरना होगा, अपना फ़ोन नंबर आप डालेंगे और यहाँ आई हैव ए डिस्काउंट कोड आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे आपको 99 रुपीज़ में दिखाई जा रही है, बट जैसे ही आप आई हैव अ डिस्काउंट कोड पर क्लिक करते हैं इसके बाद में आपको यहाँ ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने देखो प्राइस आ गया है 69 रुपये 30 पैसे, यानी कि यहाँ पर 30% का आपको डिस्काउंट मिल गया है। और आप नेक्स्ट करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप चाहें तो पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये ई बुक आपको PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9452299436 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे हम आपको वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है आपसे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है जहां पर सारे कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो इस मदरबोर्ड पर जो भी कंपोनेंट होते हैं इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है। आपको आंसर करना है, इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर है। और आप सभी जल्दी से भाई क्लास को शेयर करो। तो जो भी बच्चे अभी अभी क्लास से जुड़े हैं आप लोग क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बसेज के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके मदरबोर्ड के अन्य कंपोनेंट तक वो बसेज के माध्यम से पहुंचती है। याद रखना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है आस्काई का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आस्काई कोडिंग सिस्टम। अब इसका पूरा नाम सबसे पहले तो आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आज इस क्लास में आपने स्कोर कितना किया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए याद रखना है, आस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपको याद रखना है। अब कई बार यहाँ पर आपसे सवाल करते हैं कि जो आस्काई कोडिंग सिस्टम है कितने बिट का होता है, तो आपको याद रखना है ये 8 बिट का होता है। बट अगर शुरुआती दौर में बात करें, यानी कि पहले ओल्ड वर्जन की बात करें, तो पहले ये 7 बिट का था, बट अभी अगर बात करेंगे तो 8 बिट का है। तो ध्यान रखना है आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर केवल पूछते हैं कि आस्काई कोडिंग सिस्टम कितने बिट का होता है, अगर ऑप्शन में 8 दिया है तो आप 8 करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कई बार सवाल देखा गया है इसमें कैरेक्टर पूछे गए हैं कि कितने इसमें कैरेक्टर हो सकते हैं, इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखना है 256 कैरेक्टर हो सकते हैं। जो आपका आस्काई कोडिंग सिस्टम है इसमें वर्तमान में 256 कैरेक्टर हो सकते हैं जो 8 बिट का है। अगर बात करते हैं 7 बिट वाला जो कि ओल्ड है, तो उसमें 128 कैरेक्टर ही आ सकते थे, बट अब देखें तो 256 कैरेक्टर हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। आपने देखा होगा ये आस्काई कोडिंग सिस्टम होता क्या। देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लिया कि आपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया, कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, तो वो टाइप आपके कंप्यूटर पर कैसे हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आपने जैसे कोई की दबाया, मान लिया आपने ए प्रेस किया है,
तो ए प्रेस करते हैं, कंप्यूटर के पास एक इंफॉर्मेशन जाती है और वो फिर आपको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर काम करता है आस्काई कोडिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं। जैसे मान लिया अगर आप अपने कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं तो ए प्रेस करने पर आपको 65 मिलता है, यानी कि ए का जो वैल्यू है वो क्या है, 65 है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जेड प्रेस करते हैं तो इसका 90 है। तो अब आप आइडिया लगा लेंगे, ए का 65 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि वी का मान कितना है तो यहाँ पर वी का हो जाएगा हमारा 66, फिर सी का 67, 68, 69, ऐसे करके आपका जेड 90 हो जाएगा। और यही अगर आप स्मॉल की दबाते हैं, जैसे कि आपने कीबोर्ड में स्मॉल लेटर को प्रेस किया है तो उसकी वैल्यू 97 होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये आपका आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है। जैसे मान लिया आपने अपने कीबोर्ड से क्या किया, ए प्रेस किया, ए का मान कितना था, 65 नंबर। तो कंप्यूटर को पता चला कि 65 नंबर की कमांड हमें मिली और अब इस 65 नंबर को क्या करेगा, बाइनरी नंबर में चेंज करेगा। तो इसका जो बाइनरी मान होगा वो कितना होगा, अगर आप इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा, ठीक है। देखो ये मान होगा आपका 1, उसके बाद में 5 0 और 1, तो ये इसका बाइनरी मान होगा। यानी कि अब आपके कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है उसको तो केवल और केवल मशीन कोड ही चाहिए, वो केवल मशीन कोड में ही आपकी बात को समझ सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने ए प्रेस किया, इसके पीछे काम करता है आस्काई कोडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसका जो नंबर था वो 65 था ए का, और इसको चेंज किया गया है बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 65 का बाइनरी मान होगा वो कितना होगा, 1 और इसके बाद 5 0 और 1, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, अगर इसका मान आपको निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया आपको 65 का बाइनरी नंबर निकालना है, बाइनरी मान निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब आप बाइनरी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो ऐसे करो, अब आप 2 से भाग को, 2 पहले 6 को, तो 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 तिया 6, उसके बाद में 5 आपका आ गया, तो आप 5 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो पहले कैसे ये मान निकलेगा। तो 2 तिया 6 पूरा पूरा कट गया और 2 दूना 4, यहाँ 5 में से 4 निकालोगे तो कितना शेष बचेगा, शेष आपको यहाँ लिख लेना है। तो आपका यहाँ पे एक शेष आ गया। अब इतना आपके समझ में आया। करना क्या है, हमें बाइनरी में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 2 से हम भाग करेंगे 6 को, 2 तिया 6 पूरा पूरा कट गया, फिर 5 को भाग करेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पर आपका एक शेष बचा जो कि हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर से हमें 2 से काटना है और देखिए अब 2 से 3 को भाग करेंगे तो 2 एकन 2, यानी कि 3 में हम 2 एकन 2 करेंगे, उसके बाद 3 से 2 जब जाएगा तो एक शेष बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12 और हम यहाँ क्या करेंगे 2 छंग 12, ठीक है। 2 एकन 2, 2 छंग 12। अब यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा कट गया है तो यहाँ पर 0, क्योंकि शेषफल नहीं बचा है। इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16, शेषफल 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 चक्का 8, शेषफल कितना आया, 0 आया। फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, शेषफल 0। और फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 एकन 2 और यहाँ पर भी शेषफल क्या आया, 0 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 0, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी 2 एकन 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें नीचे से लिखना है। अब यहाँ पर देखो ये कितना बचा, शेष 1 बचा है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, उसके बाद इनको हम नीचे से ऐसे नीचे से क्रम से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे 0 लिखेंगे, फिर अगला वाला 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर ऊपर वाला यहाँ पे 1। तो देखो ये मान आ गया आपका, ठीक है। ये आपका मान आ गया है बाइनरी डिजिट का। तो हमने 65 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कन्वर्जन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में ये नहीं आता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर ये चीज़ें आती हैं, बट अभी CCC में ऐसा कन्वर्जन वाला कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है। बट हमने आपको समझा दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम याद रखना है कि आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है। कभी अगर आपसे ये पूछते हैं कि पहले कितने बिट का था तो 7 का था, बट अभी की बात करें तो 8 बिट का है। और इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, 256 कैरेक्टर आ सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। अभी मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ और कोडिंग सिस्टम भी है। जैसे अभी तो आपने देखा कि इस समय जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है वो आस्काई कोडिंग सिस्टम होता है। जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर आस्काई कोडिंग सिस्टम अपना काम करता है। आस्काई का फुल फॉर्म जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। बट एक और कोडिंग सिस्टम है जिसका नाम है EBCDIC, जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड
डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब इनके फुल फॉर्म बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके एग्जाम में ट्रिपल सी में ही कई बार पूछा गया है VCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो याद रखना है आपको। एक और होता है यूनिकोड, इसका मतलब होता है यूनिक, यूनिफाइड एंड यूनिवर्सल इनकोडिंग, या फिर यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग भी होता है। तो इसमें से कोई भी फुल फॉर्म अगर दी है तो आप कर सकते हैं, उसका सही जवाब बता सकते हैं। तो ये पॉइंट कुछ और आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है FTP एक प्रकार का डैश है। FTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है या फिर लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है या फिर सर्वर है, इसमें से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है। FTP बताना है, FTP क्या है, जल्दी से जवाब करिए। और आप सभी क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप सभी लाइक कर दिया करो क्लास को जल्दी से, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक कर दो जो भी अभी क्लास में प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल है, FTP एक प्रोटोकॉल है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछेंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, हाउ मेनी लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल। आपको क्या बताना है, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल लेयर कितनी होती हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इसमें जो लेयर की संख्या होती है 7 होती है, 7 लेयर होती हैं। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि OSI रेफरेंस मॉडल में लेयर कितनी होती हैं, तो याद रखना है 7 लेयर होती हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको नाम बताते हैं। अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लिंक होता है और फिजिकल लेयर होता है। तो कुल मिलाकर के टोटल लेयर की संख्या 7 होती है, जिसमें पहली लेयर की अगर बात करें तो इसमें पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। तो याद रखना है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा, पूछा गया है दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था, ठीक है। वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था। आपको आंसर में दिया गया है गूगल, नेटस्केप, सफारी या फिर आर्ची। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला सर्च इंजन की बात करें तो यहाँ पर आर्ची हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बट अगर आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है या सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अगर आपसे पूछें कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है आज की डेट में, तो आपका जवाब क्या होगा, गूगल, है ना। गूगल क्या है, सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है आज की डेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पूछा गया है रैम में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है आपके कंप्यूटर की, है ना। और रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डेटा हम रखते हैं वो अस्थायी होता है, वो टेम्परेरी होता है। जैसे ही आपकी पावर गई, रैम के अंदर जो भी डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो डिलीट हो जाएगी। इसीलिए इसको वोलेटाइल भी नाम देते हैं, याद रखना है। अभी पूछा है हमसे कि रैम में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर्स, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है आपका, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब होगा सेमीकंडक्टर। रैम में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, या आप कह सकते हैं एक सेमीकंडक्टर टाइप की आपकी रैम जो होती है मेमोरी होती है, कैसी, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। क्योंकि रैम के अंदर क्या होती हैं, आईसी होती हैं, जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और जहां पर हमने बताया आपको आईसी का कंसेप्ट होगा, वहां पर सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तो इसमें सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है सभी बच्चों को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अब आपको आंसर करना है। क्या पूछा गया है, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में F2 की के प्रयोग से सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। क्या आप किसी सेल में कोई फार्मूला डालना चाहते हैं तो F2 के प्रयोग से डाल सकते हैं, यस या नो, कौन सा होगा राइट आंसर। कैल्क क्या है, लिब्रो ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जैसे आपने नाम सुना होगा MS ऑफिस का। MS ऑफिस में आपका एक्सेल है, वैसे ही लिब्रो ऑफिस में कैल्क है। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला डालना चाहते हैं किसी सेल में तो F2 के प्रयोग से डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, एक और सवाल बनता है F2 से संबंधित। जैसे अगर आपसे पूछें
कि किसी सेल को आप एडिट करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की से कर सकते हैं, या किसी सेल में कोई डेटा है उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया एक सेल है, सेल तो आप लोग जानते ही होंगे सेल क्या होता है, जो आपका रो एंड कॉलम होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। और इस सेल में अगर कोई भी डेटा आपने लिखा है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है CCC और आप इसको एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करना पड़ेगा। जब F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा, ये कर्सर मोड में आ जाएगा। और अगर आप नॉर्मल जैसे आपने सेल में लिखा यहाँ पे CCC और आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपने इसको एक्टिव किया, सेल को एक्टिव किया। एक्टिव करने का मतलब आपने माउस से यहाँ पर एक बार क्लिक किया तो सेल आपकी एक्टिव हो गई। अब जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जो नया टाइप करेंगे वो टाइप होने लगेगा, है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं इसको एडिट करना, इसके आगे कुछ और टाइप करना चाहते हैं और इसको डिलीट करना भी नहीं चाहते हैं, तो हमें F2 प्रेस करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पर कर्सर मिल जाए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है KYC क्या होता है। व्हाट इज KYC, बताइए। इसका फुल फॉर्म ही आपको बताना है, पूरा नाम क्या होता है। तो इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, है ना, अपने ग्राहक को जाने, इसे कहते हैं KYC, ठीक है। जैसे अगर आप कोई सिम लेते हैं या और कोई काम कराते हैं तो वहां पर आपसे कोई ना कोई ID मांगी जाती है, जिसको हम KYC करना बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया आपने वहां पे आधार कार्ड दिया, ठीक है, या कई बार आप ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन कराते हैं, तो जहां पर भी आप कोई चीज लेते हैं और अगर आपको KYC कराना पड़ता है तो उसको हम नो योर कस्टमर यानी कि अपने ग्राहक को जाने आप इसको बोलेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, और यहां पर पूछा है नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहां पर पहला हो जाएगा, V शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है। जब आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है, कर्सर आपने देखा होगा जब आप टाइप करते हैं तो एक लाइन सी आपको दिखती है जो ब्लिंक करती रहती है, ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, तो इसे कहते हैं कर्सर। और आपने अगर कुछ लिखा है तो डिलीट की दबाने से कर्सर के किस तरफ का कैरेक्टर मिटेगा, ये बताना है आपको। क्या लेफ्ट साइड का मिटेगा, राइट का मिटेगा, या फिर बोथ, या इसमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन V, राइट साइड का मिटेगा। जैसे मान लिया हम यहाँ पर लिखते हैं CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है, हमने लिखा CCC वाईफाई स्टडी और हमारा कर्सर कहाँ पर है, हमारा कर्सर यहाँ पर है, ये हमारा कर्सर है, ठीक है। और हमने दबाया डिलीट की, तो जैसे ही हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो क्या मिटेगा, पहले ये I मिटेगा, राइट साइड वाला, कर्सर के राइट साइड का मिटेगा लेटर, ठीक है, अगर आप डिलीट की दबाते हैं। और यही अगर आपसे सवाल हो कि बैक स्पेस दबाने से क्या होगा, तो अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो फिर ये लेफ्ट साइड का मिटाएगा। तो याद रखना है हमेशा आपको, जब भी आप डिलीट बटन दबाते हैं तो ये कर्सर के राइट साइड का डिलीट करेगा जो भी लेटर होगा, अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई सेल ही डिलीट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो क्या करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जो भी शॉर्टकट की हैं ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम से पहले हम विद प्रैक्टिकल आपको एक बार समझा देंगे, और इस पर शायद हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसमें सभी शॉर्टकट की हमने आपको पढ़ाई है, विद प्रैक्टिकल भी समझाई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि इस शॉर्टकट की कैसे काम करती हैं, ठीक है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। तो अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसी सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको माइनस प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करेंगे कुछ आपके सामने ऑप्शन आएंगे और वहां से आप अपनी सेल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल हो कि सेल को आप इंसर्ट कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट की बताओ, तो आंसर होगा कंट्रोल के साथ में प्लस। कंट्रोल के साथ में देखो एक जो प्लस लगा है ये साथ में, मतलब इसके साथ में हमें प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ में प्लस दबाएंगे तो सेल को हम, अगर हम कोई सेल ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, और अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस आपको प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है AEPS में S का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ S इन AEPS। AEPS में S का मतलब बताओ क्या होगा। तो AEPS में S का मतलब होता है ऑप्शन नंबर V, सिस्टम।
आपने नाम सुना होगा AEPS का, इसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब आपने देखा होगा आजकल जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं, छोटे छोटे आपने देखा होगा ग्राहक सेवा केंद्र हैं, इन ग्राहक सेवा केंद्र पर क्या करते हैं, अगर आपको बैलेंस चेक करना है या फिर आपको पैसे निकालने हैं या फिर आपको पैसे जमा करने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर के अपना एक बायोमेट्रिक देते हैं। यानी कि वहां पर आपने अगर खाता खुलवाया है तो आपको एक तो आधार नंबर देना पड़ेगा, आधार नंबर दिया, अपना बायोमेट्रिक लगाया, आपको पता चल गया कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर आपने जमा करना चाहा तो जमा कर सकते हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो ये AEPS सिस्टम होता है, जिसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर वी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ RMDIR। RMDIR का प्रयोग होता है, और ये जितनी भी लिनक्स यूनिक्स की कमांड हैं ये सभी हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, आप वहां से एक एक करके पढ़ सकते हैं। सभी का यूज क्या है वो सारी चीजें वहां पर हमने बताई हैं, और इस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो RMDIR का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी, है ना, ब्लैंक यानी कि खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RMDIR का इस्तेमाल करते हैं। और जो डायरेक्टरी शब्द है इसका मतलब क्या है, एक बार आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताओ कि डायरेक्टरी शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, डायरेक्टरी शब्द का मतलब क्या है, फोल्डर, याद रखना है, डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ टू स्टार्ट स्लाइड शो इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोई स्लाइड बनाई है इम्प्रेस के अंदर और आप चाहते हैं कि वो स्लाइड शो हो, तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल F6 दबाने से, या शिफ्ट F5 दबाने से, या केवल F5 दबाने से, या फिर ऑल ऑफ तीज। तो कौन सा होगा राइट आंसर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही आप F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में भी F5 से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे ही आपका इम्प्रेस के अंदर F5 दबाने से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपने मान लिया कि 10-12 स्लाइड बनाई हैं और आप 10वें नंबर के स्लाइड पे वर्क करते हैं और आप उसी को देखना चाहते हैं, वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बीच से स्लाइड स्टार्ट हो जाए और ये किसी पर्टिकुलर स्लाइड नंबर से आप स्लाइड को स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उस स्लाइड पर जाकर हमें शिफ्ट F5 दबाना पड़ेगा। जैसे ही शिफ्ट के साथ में F5 दबाते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट के साथ में F5, तो जैसे ही शिफ्ट F5 दबाते हैं तो आपकी करंट स्लाइड शो होती है, यानी कि जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे थे वहीं से स्लाइड शुरू हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू हो तो फिर F5 दबाना पड़ेगा। भले ही आप लास्ट स्लाइड पे वर्क करते हो, जैसे ही F5 दबाओगे तो स्लाइड आपकी स्टार्टिंग से ही शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कैल्क में फंट साइज कितना होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंट का आकार कितना होता है। ठीक है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, या फिर 16 होता है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, 10 होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करते हैं जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो फंट साइज होता है, ये डिफॉल्ट फंट साइज की बात की गई है, आप नोट कर लेना, ये बात की गई है डिफॉल्ट फंट साइज। मतलब जब आप लिब्रे ऑफिस को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो नॉर्मल आपको जो फंट साइज मिलता है वो कितना होता है, तो 10 होता है। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, कितना, मैक्सिमम 96 कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम आप यहाँ पर 6 कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 फंट साइज कर सकते हैं, मैक्सिमम 96 कर सकते हैं। ये तो आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है उसमें नंबर दिए होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के, बट इसके अलावा भी और भी हम इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, फिर आप 99 यानी कि 999.99 999.99 आप ये फंट साइज और बढ़ा सकते हैं। और मिनिमम की अगर बात करें तो कितना कर सकते हैं, फिर आप 2 कर सकते हैं। ये चीज आपको मैनुअल वहां पर भरनी पड़ेगी। जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है उसमें 6 से 96 तक ही नंबर होते हैं, मतलब कम से कम 6 कर सकते हैं और मैक्सिमम 96 कर सकते हैं। बट अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, और जैसा कि हमने आपको बताया 999.99 ये नंबर दिया गया है या ये नंबर दिया गया है, तो जब कभी भी पूछेंगे कि मैनुअल कितना कर सकते हैं तो आपको बता देना है कि 999.99, और मिनिमम की बात करें तो 2 कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप नेक्स्ट सेल पर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। देखिए, जैसे आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होते हैं, ऐसे करके कॉलम एंड रो होते हैं। ठीक है, ये कॉलम एंड रो होते हैं, आपका ये ABCD ऐसे करके होते हैं। ठीक है, और ये रो नंबर होते हैं।
तो जैसे मान लिया आप इस सेल पर हैं, इस सेल पर हैं, इस सेल पे, किसी सेल पर हैं आप, और अगर आप नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? आप इस सेल पर हैं, आप यहाँ जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो आप अगली सेल पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, इन विच ईयर आरटीजीएस लॉन्च्ड? आरटीजीएस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया था ये बताना है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है। ये कब लॉन्च किया गया था? चलिए जल्दी से जवाब करिए सभी बच्चे। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला 2004। आरटीजीएस को 2004 में लॉन्च किया गया था। अगर बात करते हैं एनईएफटी की, तो एनईएफटी को 2005 में लॉन्च किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपसे अगर एनईएफटी पूछें तो 2005 आंसर होगा, अगर आपसे आरटीजीएस पूछें तो 2004 आंसर होगा। ठीक है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिट्वीट? रिट्वीट क्या होता है? ट्वीट करना, किसी के ट्वीट को शेयर करना, किसी के ट्वीट को लाइक करना, या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर देना है आपको, रिट्वीट क्या होता है बताइए कौन सा होगा आपका यहाँ पर सही जवाब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी के ट्वीट को शेयर करना। किसी ने कोई ट्वीट किया, अगर आप उसी ट्वीट को अपने अकाउंट से शेयर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिट्वीट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है अगर किसी के ट्वीट को आप शेयर करते हैं तो रिट्वीट करना उसको बोला जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज स्पैम मेल? स्पैम मेल किसे कहते हैं? आपने अपना ईमेल चेक किया होगा तो वहां पर देखा होगा स्पैम नाम का एक अलग फोल्डर ही बन जाता है और वहां पर बहुत सारे स्पैम मेल आपको दिखाई देते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पैम मेल क्या होता है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनसोलिसिटेड मेल होते हैं, यानी कि अवांछित मेल आप इसको बोल सकते हैं। कैसे मेल होते हैं? अवांछित मेल होते हैं। इनको स्पैम की श्रेणी में रखा जाता है, या फिर आपके ईमेल के अंदर एक फोल्डर बन जाता है स्पैम का, तो वहां पर आप चेक करेंगे तो सारे स्पैम आपको मेल दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनको हम अनसोलिसिटेड ईमेल या अवांछित मेल कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्वोशिएंट 5,2? क्वोशिएंट 5,2 का मान कितना होगा? ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वैसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, बट एक बार फिर से हम ये सारे फार्मूले जो भी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनका एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, जिसमें सभी फार्मूले विद प्रैक्टिकल हम आपको समझा देंगे ताकि आसानी से आप इनके आंसर कर पाएं। ठीक है, तो अभी आपको बताना है क्वोशिएंट का मान कितना होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली आप इसका जवाब कर पाएंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, बस याद रखना है जब भी क्वोशिएंट दिया हो तो इसमें क्या करना होगा? आपको भाग करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया है 5,2, तो हमें किससे भाग करना होगा? दूसरी वाली संख्या से भाग करना होगा। दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या को भाग करना होगा, यानी कि आप कह सकते हैं हमें 2 से भाग करना होगा 5 को। ठीक है, इतना सा काम करना है। अब अगर इसको आप भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 दूना 4 होगा। शेष फल कितना बचेगा? 1 बचेगा। आपको दशमलव में नहीं काटना है, शेष जितना रह जाए उसको छोड़ देना है, शेष फल वहीं छोड़ देना है और आपका आंसर आपका भागफल होगा। ये आपका जो भागफल आया है यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। बस इतना सिंपल था। जब भी क्वोशिएंट फार्मूले की बात हो तो वहां पर आपको दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या को भाग देना है, पॉइंट में काटना नहीं है। जो भी भागफल हो वही आपका जवाब होगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी हम एक साथ एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा कुछ आपको समझा देंगे विद प्रैक्टिकल, ताकि अगर कोई भी फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? काफी आता है क्वेश्चन, बहुत देखा गया है क्वेश्चन, हर बार आता है एग्जाम में। जब से नया सिलेबस आया है तब से बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैजेंटा। अगर बात करते हैं 2000 रुपए के कलर का, कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है मैजेंटा। ठीक है, और बाकी इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हमने जो भी आपकी करेंसी है उनके नोट के साइज और कलर के बारे में बात की है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको चैनल पर जाकर के बहुत सारे वीडियो एक्सप्लोर करनी है, देखने हैं, चेक करने हैं। वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो आप सभी के बहुत काम के होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं बाकी के, जैसे अगर आपसे 2000 का पूछते हैं तो मैजेंटा हो जाएगा इसका कलर। और अगर आपसे पूछते हैं कि 500 रुपीज का रंग बताओ कैसा होता है, तो याद रखना स्टोन ग्रे कलर का होता है। जो 500 रुपए का नोट होता है वो स्टोन ग्रे कलर का होता है। 200 रुपए की बात करें तो ब्राइट येलो होता है। ठीक है,
ये 3 पॉपुलर हैं ज़्यादा, आपसे अधिकांश 500 रुपये का पूछेंगे, 200 का पूछेंगे और 2000 का भी पूछते हैं। तो ये 3 तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी 100 की अगर बात करते हैं तो ये ब्लू, ग्रीन और ब्राउन पर्पल होता है, तो याद रखना है 100 का भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीबीएमएस स्टैंड फॉर, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, क्या होगा इसका सही जवाब? डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 पूछा गया है, जीपीयू स्टैंड्स फॉर, जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? शायद हमने परसों वाली क्लास में आपको पढ़ाया था जीपीयू के बारे में, ठीक है, जीपीयू क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड लगा होता है, तो जो ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड होता है उसी के अंदर क्या होता है, एक जीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप ज़्यादा ग्राफिक का काम करते हैं या फिर आप हाई गेम खेलते हैं, तो जहाँ पर आप ज़्यादा गेम वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पर जीपीयू यानी कि आपके एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगा होता है, तो उसी में होता है आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक जीपीयू होता है ना। और यहाँ पर इसकी अपनी एक मेमोरी भी होती है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा वी रैम का, इसका मतलब होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वी रैम भी इसी में लगा होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका वीडियो कार्ड या फिर जिसे हम ग्राफिक कार्ड के नाम से जानते हैं, उसी में वी रैम लगा होता है और उसमें जीपीयू होता है, जिसका मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, एईपीएस विदड्रॉल रिक्वायर्स यूनिक आईडी एंड डैश, एईपीएस से पैसे निकालने के लिए यूनिक आईडी और डैश की आवश्यकता होती है। अभी हमने कुछ समय पहले ही आपको एक एग्जांपल समझाया था कि अगर आप किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसे निकालने के लिए जाते हैं या फिर आप डिपॉजिट करते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं, बैलेंस जानना चाहते हैं, तो क्या करना होता है आपको बताइए। तो वहां पर एक तो आप यूनिक आईडी देते हैं, यूनिक आईडी का मतलब आपको अपना आधार नंबर बताना होता है, और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा आप बायोमेट्रिक करते हैं, आपको वहां पर थंब इम्प्रेशन देना होता है, जो आपने फिंगरप्रिंट लगाया ना, वो आपको वहां पर यूज करना होता है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपके बहुत सारे फिंगर लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको फिंगर देना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, पैसे निकाल पाएंगे, जमा कर पाएंगे या बैलेंस की इंक्वायरी कर पाएंगे। तो एक तो आपको यूनिक आईडी देना होता है, यानी कि अपना आधार नंबर बताना पड़ेगा, दूसरा आपको फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो अभी ले सकते हैं, इस पर डिस्काउंट है 30% का, और ये डिस्काउंट आपको केवल और केवल 7 जुलाई तक ही मिलेगा, 7 जुलाई 11 बजे तक मिलेगा, इसके बाद में फिर ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिनको आवश्यकता है इस पीडीएफ की, आप ले सकते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जो कि आपके SSC एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.ccwifistudy@gmail.com पर। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है। और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और अच्छे से तैयारी आप कर पाएंगे। मॉक टेस्ट करने के लिए आपको विजिट करना है www.ccwifistudy.com पर, और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।